यहां पर अभीरा अचानक आगे बढ़कर विद्या का हाथ पकड़ लेती है। विद्या एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर घबराहट छिपाने की कोशिश करती है। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। इसके बाद विद्या धीरे धीरे वहां से निकलकर किचन की तरफ चली जाती है। किचन में वह अरमान के लिए दूध गर्म कर रही होती है। बाहर से वह पूरी तरह शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही उथल पुथल चल रही होती है। वह खुद से बातें करने लगती है। अरमान, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहती थी। मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं कि मुझे यह सब करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम अभीरा से दूर हो, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में भी नहीं हैं। विद्या की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और आगे कहती है, मैं जानती हूं कि तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन सच यही है कि तुम्हारा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहा है। वह लड़की न तो तुम्हारे प्यार की कदर कर पाई और न ही कभी तुम्हें सही मायनों में समझ पाई। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम उससे दूर हो जाओ। तभी पीछे से हल्की आहट होती है। अभीरा वहीं खड़ी होती है। वह पूरी बात सुन चुकी होती है। उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों साफ झलक रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अभीरा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर तक वह बस खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे खुद से कहती है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने इतना सब कुछ देखा है, इतना सहा है, अब और नहीं। वह खिड़की की तरफ देखती है और सोचती है कि जब अरमान खुद उसके साथ रहना चाहता है, जब मायरा और मुक्ति दोनों इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर उसे किसी और की बातों को दिल पर लेने की जरूरत ही नहीं है। घर में हर कोई खुश है। तान्या लगातार मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे लगता है कि परिवार आखिरकार एक हो रहा है। माधव भी इस रिश्ते के मजबूत होने से संतुष्ट है। दादी सा तो बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही हैं कि आखिरकार उनका सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने इतने समय तक जो कोशिशें की थीं, उसका फल अब मिल रहा है। लेकिन अभीरा के दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा खालीपन बना हुआ है। वह खुद को समझाती है कि शायद यही सही है, शायद अब उसे पीछे नहीं देखना चाहिए। वह धीरे धीरे खुद से कहती है, अगर सब लोग खुश हैं तो फिर मुझे क्यों इतना सोचना पड़ रहा है? शायद मुझे ही आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और सवाल जन्म लेता है। वह सोचती है कि आखिर विद्या बार बार अरमान और उसकी खुशियों के बीच क्यों आ जाती है? क्या सच में उसके इरादे इतने गलत हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? उधर मायरा, जो हमेशा सीधे और साफ बोलने के लिए जानी जाती है, विद्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों साफ दिखाई देते हैं। मायरा कहती है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। इन दोनों की जोड़ी कोई आम रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता सिर्फ लोगों की सोच से नहीं, बल्कि किस्मत से जुड़ा हुआ है। भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है। विद्या उसकी बात सुनकर थोड़ी हिल जाती है, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। मायरा आगे कहती है, आप जितना भी इनके बीच गलतफहमियां पैदा कर लें, आखिर में सच्चाई ही जीतती है। और सच्चाई यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए आप इन कोशिशों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। वह थोड़ी रुकती है और फिर गंभीर होकर कहती है, अगर भविष्य में ऐसा हो भी जाए कि अरमान आपकी बातों में आ जाए, तब भी मैं यह घर छोड़ दूंगी। मैं अभीरा के साथ जाऊंगी। मैं यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते मजबूरी नहीं, भरोसा है। विद्या यह सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती। मायरा आगे कहती है, और एक बात याद रखिए, जहां अभीरा है वहीं मैं हूं, और जहां मैं हूं वहीं अरमान भी रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। रात का समय होता है। घर में अचानक बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे में अरमान अचानक गायब हो जाता है। पहले तो सब सोचते हैं कि वह कहीं अंदर ही होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वह घर में है ही नहीं। अभीरा घबरा जाती है। वह बार बार अरमान का नाम पुकारती है। मायरा भी परेशान हो जाती है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। दादीसा को भी समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात को अरमान कहाँ चला गया। तभी एक नौकर कांपते हुए बताता है कि उसने आखिरी बार अरमान को विद्या के कमरे की तरफ जाते देखा था। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सीधे विद्या के कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। अभीरा जोर से दरवाजा खटखटाती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने जो दृश्य होता है वह सभी को हिलाकर रख देता है।
अरमान बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा होता है और विद्या उसके पास खड़ी होती है। उसके हाथ में एक खाली शीशी होती है। विद्या के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है, जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसे अब वह खुद भी रोक नहीं सकती। अभीरा चीख पड़ती है। मायरा भी पीछे से आकर यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। और वहीं विद्या धीरे से कहती है, मैंने यह सब उसके भले के लिए किया है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि तभी अरमान की उंगली हल्की सी हिलती है और डॉक्टर के आने के बाद जो खुलासा होता है वह पूरे घर को हिलाकर रख देता है। डॉक्टर कहता है कि अरमान को जहर नहीं दिया गया है, बल्कि उसे किसी ने उसकी पुरानी यादों को पूरी तरह मिटाने वाली दवा दी है। इसका मतलब यह था कि अरमान अब न अभीरा को पहचान पाएगा और न ही अपने अतीत को याद रख पाएगा। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। मायरा गुस्से में विद्या की तरफ देखती है और वहीं विद्या पहली बार डर जाती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने जो किया है वह अब सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल अरमान धीरे धीरे आंखें खोलता है और पहली बार जो शब्द बोलता है वह पूरे घर को चौंका देता है। वह अभीरा की तरफ देखकर पूछता है, तुम कौन हो?